निम्नलिखित प्रश्नों में से एक जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। उलटफेर और ये लवड़ धोंदो, दुमदार आदमी और मर्दानी औरत। क्या आपका जवाब आ रहा है? इस पर अपन चलते हैं और बिल्कुल शानदार तरीके से। हाँ, 1-2 दिन की छुट्टी तो करेंगे ही भाई, होली पे तो घर गांव तो जाएंगे ही ना। तो लवड़ धोंदो ये अपन का बद्रीनाथ भट्ट का है। लवड़ धोंदो बद्रीनाथ भट्ट, बद्रीनाथ भट्ट का है। तो आपका उत्तर यहाँ पर बी करेक्ट है। आंसर आपका बी करेक्ट है। क्लियर है? अगला सवाल देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? कालीराज की सभा, रेल का विकट खेल, वैदिक हिंसा इंसान भवती, अद्भुत अपूर्व स्वप्न। यस, प्रणाम विमल कुमार जी, प्रणाम 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 जी, प्रणाम जी। बिल्कुल लवड़ धोंदो, नाम भी लवड़ धोंदो है। अब अपन क्या करें, लवड़ धोंदो है तो लवड़ धोंदो सही है ना। हाँ, सभी गांव जाएंगे अब तो, है ना भाई। तो 24 और 25 का अपन अवकाश रखेंगे, 24-25 का, है ना। और 24 तारीख से अपन की ये छूट चालू है ना, 30% वाली। तो 24 तारीख को तो मैं खूब डिटेल से बात करूंगा। रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? यस, वेरी गुड। फटाफट से जिनका उत्तर अपन को सरल है वो फटाफट से अपन चलेंगे। पहला मौलिक नाटक मानते हैं वैदिक हिंसा इंसान भवती। किसका है ये? वैदिक हिंसा इंसान भवती नाटक किसका है? फटाफट से बताइए। वैदिक होली की मिठाई भेज देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, होली की मिठाई जरूर भेज देंगे, बिल्कुल भेज देंगे साहब, बिल्कुल। यह शाम पराजय की भय की संशय की भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्याचक सा है भटक रहा टुकड़ों को हाथ पसारे। ये पंक्तियां किस रचना की है? वाह, शानदार वाली पंक्तियां दी है, गजब गजब गजब। यह शाम पराजय की भय की संशय की भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्याचक सा है भटक रहा टुकड़ों को हाथ पसारे। संशय की एक रात अंधेरे में अंधा युग या हम बिस्पाई जन्म के। अच्छा जी, आप देखेंगे संशय की एक रात बता रहे हैं नरेश मेहता जी। वर्ग 2 में कितने नंबर लेने पर हो जाएगा? अब देखो, ये पेपर के ऊपर निर्भर होता है सीमा जी कि कितना नंबर होना चाहिए। वो तो पेपर का स्तर कैसा रहता है। पिछला स्तर तो आपका जैसे वर्ग 1 का रहा था, वो बहुत सरल था, एकदम सीधा था, एकदम सीधा था। लेकिन अब स्तर उतना सीधा नहीं आएगा एग्जाम का, मैं आपको इतना बता सकता हूं, है ना। और YouTube पे अपन प्रश्नों को हल करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हम जानते हैं। लेकिन इसके लिए हमको सारी विशेषताएं, सारी चीज, तथ्य पढ़ना परम आवश्यक है। तो तथ्यों से जुड़ना बहुत आवश्यक होता है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। ठीक है भाई। तो आप देखेंगे आपका उत्तर यहां होगा अंधा युग। अंधा युग किसका? ये धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। और समय इसका है 1954, 1955, 1954 या 55। इसका अंधा कुआं का 1955 माना जाता है। अंधा युग का तो ज्यादातर 1954 ही माना जाता है। कई विद्वानों ने यहाँ आपको लिख रखा है सीधा सीधा 1955 भी, लेकिन ज्यादातर इसका उत्तर मिलता है 1954। तो यहाँ पर आपकी ये जो पंक्ति ली गई है वो सी, अंधा युग से ली गई है। और रविदास नगर, भदोही नगर से नमस्कार विनयशील जी, नमस्कार। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखिए। वैदिक हिंसा इंसान भवती यह नाटक किसने लिखा था? इसलिए मैंने वहां पर नाम नहीं लिखा था। तो वैदिक हिंसा इंसान भवती जयशंकर प्रसाद नहीं है, उदय शंकर भट्ट नहीं है, भुवनेश्वर नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वैदिक हिंसा इंसान भवती ये पहला मौलिक नाटक आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का है ना भाई, एकदम क्लियर है। महिला आंचल 1954 है, अंधा युग भी 1954 है, अंधा कुआं 1955 है।
रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किनका है? ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इम्पोर्टेंट है, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक। जल्दी करिए, देखिए एक बार क्या जवाब दिया है आपने। बस आ गया, मैं क्लास शेयर करनी थी। रंगमंच नाटक के अनुकूल क्या जवाब दे रहे हो आप? जयशंकर प्रसाद। प्रसाद के नाटक रंगमंच का अनुकूल नहीं है। श्याम सुंदर दास ने कहा है बिल्कुल प्रसाद के नाटक रंगमंच का अनुकूल नहीं है। बिल्कुल ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं मंचन। ओ हो, आपने तो पूरा पूरा डिटेल ही बता रखा है। तो आप उत्तर करेंगे जयशंकर प्रसाद। बिल्कुल राइट आपका, जयशंकर प्रसाद। ठीक है। श्याम सुंदर दास ने ये कहा था कि जयशंकर प्रसाद के नाटक है वो रंगमंच के अनुकूल नहीं है। तो आपको ध्यान देना है, यहां अपन करेंगे डी, आंसर करेक्ट है। अगला सवाल देखेंगे, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? मिस्टर अभिमन्यु, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल है, लक्ष्मीकांत वर्मा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, जगदीश चंद्र माथुर है। मिस्टर अभिमन्यु, यस। चलो, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? यस, इंपॉर्टेंट सवाल है। बाबा सिद्धनाथ की पुण्य भूमि से शिखाजी को नमस्कार। बिल्कुल लक्ष्मी नारायण लाल आपका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी नारायण लाल इसका आंसर आपका करेक्ट रहने वाला है। ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बिल्कुल मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल। अगला सवाल है, जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सोने पाव या सर धरी जल है जय मैल। उक्त पंक्तियां किसकी है? कबीरदास की, रहीम की, भारतेंदु या गिरजा कुमार माथुर की? जिन पावन सो चले चलत तुम लोक वेद की गैल, गैल का मतलब रास्ता। आप देखिए, सोने पाव या सर धरी जल है जय है मैल, किसकी पंक्ति है? बिल्कुल बहुत ही शानदार है। पहचानो, देखे अच्छा सवाल है ये तो। कबीरदास की, जिन पावन सो चलत तुम, जिन पैरों से तुम चल रहे हो लोक वेद की गैल, लोक वेद के रास्तों पर, सोने पाव जो तुम्हारे पांव या सर धरी जल है जय है मैल। उक्त पंक्तियां कबीरदास की नहीं है, रहीमदास की नहीं है, गिरजा कुमार माथुर की नहीं है। इसका जवाब होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां है। सी आंसर आपको करना पड़ेगा। अब शायद मुश्किल ही मुझे लगता है कि आप में से किसी ने इसका उत्तर सही किया होगा। मुश्किल लग रहा है क्योंकि ऑप्शन इस तरीके के दिए हैं ताकि हम पहचान नहीं पाए। तो आंसर आपका सी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक का पात्र है? मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक का पात्र है? मल्लिका, मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक का पात्र है? मल्लिका गलत हो गया, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है गलत। मल्लिका, हाँ जी मल्लिका। तो किस नाटक का पात्र है? मोहन राकेश का जो नाटक है आधे अधूरे नहीं है, लहरों का राजहंस नहीं है, आषाढ़ का एक दिन। कब लिखा था? 1958। कब लिखा था? 1958 ईस्वी में। आपका आंसर होगा बी करेक्ट, एकदम राइट होगा बी। यस, आपको आंसर करना है बी, करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे, जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसको क्या कहते हैं? अब चलो इसको तो खैर अपन, इतना सरल सवाल है तो अपन नॉर्मली एकदम बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं सवाल को। जिस नाटक में एक अंक होता है उसको क्या कहते हैं? वैसे नाटक होता है 7 अंकों का। नाटक कितने अंकों का होता है? 7 अंकों का। बिल्कुल यस विनयशील, एकदम राइट। अरे 1978 कौन लिख रहा है? 58 है उत्तर।
चलिए जी, तो उसको अपन बोलते हैं एकांकी। नाम से ही पता चल रहा है, पहला अंक होता है उसको एकांकी कहते हैं। अंग्रेज राज सुख साथ सजे सब भारी, पैदन विदेश चल जात। यह अतिख्वारी भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियां लिखी थी? और ये हमको ऐसा तो पता रहता है कि ये भारतेंदु की पंक्तियां हैं, लेकिन ऐसा पता नहीं रहता है कि ये कौन से नाटक के प्रारंभ में ये लिखी थी। प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, इंसान भवती। अच्छा सवाल, दिमाग लगा करके उत्तर करना। अच्छा सवाल है भाई साहब, बिल्कुल अच्छा सवाल है। चलो 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 करो फटाफट से। और कम से कम 8-10 बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। 8-10 परीक्षाओं में इस सवाल को पूछ लिया गया है, ये जानता हूं मैं, तो इससे ज्यादा नहीं जानता। 8-10 परीक्षाओं में इस सवाल को पूछ लिया गया है। बड़ा अच्छा सवाल है। हैं तो अंग्रेज राज सुख साथ सजे सब भारी, पैदन विदेश चल जात। यह अतिख्वारी, ये भारतेंदु की पंक्ति है, लेकिन किस नाटक के? प्रेम जोगनी नहीं है, अंधेर नगरी नहीं है, वैदिक हिंसा इंसान भवती नहीं है। इसका उत्तर होगा भारत दुर्दशा। कहाँ लिखा है? भारत दुर्दशा में। आपका आंसर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। अरे वाह, सबने बी दे रखा है, मस्त, एकदम मस्त। बी आंसर आपका करेक्ट है। अगला सवाल देखो, सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार कौन है? सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार कौन है? उदय शंकर भट्ट, धर्मवीर भारती, गोविंद वल्लभ पंत, हरि कृष्ण प्रेमी। यस, चलिए साहब, बिल्कुल। हम्म, बिल्कुल राधिका जी। चलिए अगला सवाल, सुहाग बिंदी किसका नाटक है? सुहाग बिंदी, कर दिया सुहाग बिंदी आपने? कर दो तो। सुहाग बिंदी किसका नाटक है? सुहाग बिंदी से ही पता चल जाना चाहिए आपको। ययाति नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नाटक तो इम्पोर्टेंट है। उदय शंकर भट्ट नहीं है, धर्मवीर भारती है नहीं, हरिकृष्ण प्रेमी भी नहीं है। इसका आंसर है गोविंद वल्लभ पंत। आप आंसर करेंगे सी, गोविंद वल्लभ पंत की सुहाग बिंदी। गोविंद वल्लभ पंत की रचना है सुहाग बिंदी, सी करेंगे आंसर। अगला सवाल देखेंगे साथियों, खजुराहो का शिल्पी, कर्फ्यू और दुलारी बाई और ख्याल भारमली, ये रचनाओं का मेल करना है हमीदुल्ला, मणि मधुकर, लक्ष्मी नारायण लाल, शंकर शेष। बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगर आपको रचना याद है तो आप कर सकते हैं मिलान इसका, और जल्दी से आप मिलान कर दो। कौन कर सकता है? वाह सा वाह, वाह सा वाह, बहुत मस्त, एकदम मस्त तरीके से। खजुराहो का शिल्पी किसकी रचना है? कर्फ्यू किसकी रचना है? ये कर्फ्यू लिख रहा है ना भाई। दुलारी बाई किसकी है? और ख्याल भारमली किसकी रचना है? बस मस्त प्रश्न आया ये, बिल्कुल। तो एक इससे ही पहचान सकते हो आप। देखो, ये जो ख और जू और रा हो, खजुराहो का शिल्पी, खजुराहो का जो शिल्पी है वो किसकी रचना है? एक ये कर्फ्यू सही लिख लेना आप, है ना, कर्फ्यू है ये, कर्फ्यू। कर्फ्यू है, एक दुलारी बाई है, एक दुलारी बाई है, दुलारी बाई है ना, दुलारी बाई, और एक ख्याल भारमली। ख्याल भारमली बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है ये चारों की चारों। देखिए, ये जो खजुराहो का शिल्पी है ये तो आपकी शंकर शेष की है। किसकी है ये? शंकर शेष की है। और जो कर्फ्यू है उसके बारे में तो शायद मुझे लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो जानता नहीं होगा, लक्ष्मी नारायण लाल का है, लक्ष्मी नारायण लाल का है। और दुलारी बाई है वो मणि मधुकर की है, मणि मधुकर। और आपका फिर कौन बच रहा? ख्याल भारमली, ये हमीदुल्ला की है, हमीदुल्ला। तो कौन सा उत्तर हुआ आपका? यानी आपका पहले में 4, 3, 2 और 1, 4, 3, 2, 1, यानी सी आंसर आपका करेक्ट हो गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, अच्छी रचनाएं हैं, बिल्कुल। तो सी किस किस ने किया है? बाद में मिलाया है आपने।
पहले नहीं मिला है, सी आंसर आपका इसका करेक्ट है। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है। देखो ये सवाल कितनी बार आता है कि कोई हद नहीं कि भारतेंदु का मौलिक नाटक कौन सा है, अनुदित नाटक कौन सा है, ये याद करना ही पड़ेगा। है मौलिक नाटक कौन सा है और आपका अनुदित नाटक कौन सा है ना, ये याद करना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से। अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी, भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा, इंसान भवती मौलिक नाटक नहीं है, ऐसा सवाल मैं कह रहा हूं वेरी मोस्ट है। मैं कह रहा हूं वेरी मोस्ट है, ऐसा सवाल आपको पूछ सकता है। कर दिया बिल्कुल, आप पहचान गए एकदम। कर्पूर मंजरी, ये देखो कर्पूर मंजरी संस्कृत का नाटक है, उसका अनुवाद है, ये अनुदित है, ये अनुदित रचना है भारतेंदु की। तो आपका बी आंसर। ऐसे अपन को पूरी रचनाएं याद कर लेनी है। मैंने पिछली नाटकों की एक ट्रिक बता रखी है, इसमें अनुदित नाटक और मौलिक नाटकों की ट्रिक बता रखी है। आप भारतेंदु के अनुदित नाटक YDS सैनी यूट्यूब पे सर्च करोगे, पूरी ट्रिक मिल जाएगी, 1 मिनट में 1 सेकंड में याद कर लोगे। और इसी तरीके से यूट्यूब पर मौलिक नाटकों की एक वीडियो अलग बना रखा है, तो आप भी उत्तर करेंगे यहाँ पर। अगला सवाल देखेंगे, धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है। इनकी रचना है कनुप्रिया, ब्रज भाषा में लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, ब्रज भाषा में लिखी हुई है ना भाई। और अंधा युग महाकाव्यात्मक रचनाएं है। अंधा युग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है, जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है। ऐसे सवाल आते हैं, डिटेल पढ़नी है। कनुप्रिया में राधा कृष्ण प्रेम की तन्मयता का प्रश्नानुकूलता के साथ मनोहर संयोग मिलता है। ये आधुनिक संवेदना के कवि है। आपको धर्मवीर भारती के बारे में गलत कथन बताना है। बड़ा अच्छा सवाल है, दमदार सवाल है ये, तो ये समझ लो आप। पहचाना किसी ने? क्या सीधा सा प्रश्न है, लेकिन यार थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया ना आपने, तो आप यूं कर सकते चुटकियों में इसका उत्तर। यो चुटकी बजाए उत्तर राइट, चुटकी बजाए उत्तर राइट, लेकिन दिमाग लगाओगे तो देखो देखे कौन इसका उत्तर पहचान सकता है। शब्द गलत लग रहा है, कौन सा लग रहा बेटा? यहां तो अपन वैसे ही गलती कर रहे हैं, बाकी का तो कुछ पहचानने की जरूरत नहीं है। आधुनिक संवेदना के कवि है, इसमें कोई बात नहीं है। कनुप्रिया में राधा और कृष्ण की प्रेम की तन्मयता का वर्णन किया गया है, 100% सही है। और देखो अंधा युग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है, जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे भाइयों आप यहां तो ध्यान लगाओ, ये अंधा युग ये महाकाव्य थोड़ी ना है। अंधा युग तो गीति नाट्य है, गीति नाट्य है, ये तो गीति नाट्य है, ये आपका महाकाव्य नहीं है बिल्कुल भी। आप देखो कितने लोग इसमें गिर गए हैं, जो अपने आप को ऐसे समझते कि हमने सब पढ़ रखा है। इतना सरल सा सवाल शायद ही कोई हो सकता है मेरे हिसाब से। धर्मवीर भारती से संबंधित अंधा युग तो नाटक है, महाकाव्य कहाँ है? ये महाकाव्य कहाँ है? महाकाव्य तो है ही नहीं, है काव्य थोड़ी, है तो नाटक है, गीति नाटक है। बताओ आप, एक तरफ से गलत उत्तर किया कोई 0.1% लोगों को छोड़कर। अंधेपन की विजय होती है तो इसमें लास्ट में तो अंधा आदमी ही जीतता है इसमें। मैंने खा छुपा लिया था, इतना सामने दिख रहा है। अब तुम भी अंधेपन की विजय करना चाहते तो कर लो। आंसर ये है, कितना सरल आंसर था। चलो, आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? तो इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। आधे अधूरे मोहन राकेश, सी आंसर आपका करेक्ट है। आधे अधूरे नाटक किसकी कृति है? तो सी है। हे भगवान, हाँ तो कुछ लोगों ने दे दिया होगा सही, सबने तो थोड़ी दिया है। सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है?
सिंदूर की होली, अंबिका दत्त व्यास, लक्ष्मीकांत मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र और राम कुमार वर्मा। आ गई होली, सिंदूर की होली आ गई है होली। हम भी खेलेंगे होली, सिंदूर की होली। हम्म सिंदूर की होली किसकी रचना है? हाँ, इसको तो तुम भाग के उत्तर देंगे, मुझे ही पता है इतना। मैं जानता हूं इसमें तो आप चूकोगे भी नहीं, है ना। लक्ष्मी नारायण मिश्र 1934 ईस्वी में सिंदूर की होली लिखी थी। उत्तर आपका राइट सी है ना, सी। यस। अगला सवाल देखते हैं अपन। मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? मयंक मंजरी, मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? गोपाल राम गैमरी, दुर्गा प्रसाद मिश्र, गोपाल राम गैमरी, दुर्गा प्रसाद मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। यस, हो होरी, मयंक मंजरी। हम्म हाँ जी, जल्दी करो। मयंक मंजरी। यस, वेरी गुड, शानदार, वेरी वेरी गुड। ये बात, ये बात, किशोरी लाल गोस्वामी। सी आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। मयंक मंजरी, किशोरी लाल गोस्वामी। अच्छा, एकदम शानदार वाला, एकदम करेक्ट, करेक्ट। अगला सवाल। निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? तो जयशंकर प्रसाद की एकांकी पूछी गई है, जो कि हम सब लोग जानते हैं। सुशील भैया चुपचाप पढ़ा कीजिए, सर से कैद कर दूंगी। चलिए फटाफट से, निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी? एक घूंट, जानकी मंगल, इंदर सभा, यक्षगान। तो कौन नहीं जानता 1929 की घटना को, है ना भाई। तो आप देखेंगे एक घूंट आपका आंसर यहाँ पर ए करेक्ट होगा। यस, वो 1930 कौन बता रहा है? उत्तर 29 इसका राइट, ध्यान रखना। अगला देखिए। बूढ़े मुंह मुआसे, है ना, और लोग देखे तमाशे। बूढ़े मुंह मुआसे, लोग देखे तमाशे, बूढ़े मुंह मुआसे, लोग देखे तमाशे। प्रहसन का मतलब होता है हास्य। ये प्रहसन के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी है, राधा कृष्ण दास, खड़ग बहादुर मल्ल, प्रताप नारायण मिश्र। वाह वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। हम्म बूढ़े मुंह मुआसे, लोग देखे तमाशे। अरे ये तो झटके के साथ आंसर आया, मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया भाई साहब, है ना। बिल्कुल ए आंसर आपका राइट है ना। तभी तो मैं कहता हूं कि इन निगाहों का क्या कसूर है, जो दिल लगी तुमसे हो गई। आप सब हो इतने प्यारे, बेपनाह मोहब्बत तुमसे हो गई। आज छपा होगा वो, उसकी डेट 1929 याद रखनी है। के एम रजनी, परीक्षा में आया हुआ सवाल 1929 सही माना है। भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं? कौन सी विशेषता है? भारतीय नारी, भीष्म साहनी की बात कर रहे हैं अपन। भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति, मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति। हाँ, सबको मिठाई भेज देंगे हम, क्या करेंगे। 30 में बादल की मृत्यु, राइट है, बिल्कुल बिल्कुल। 30 में बादल की मृत्यु है। 29 में लिख करेंगे अपन एक घूंट। यस, चलो। सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति, नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। ये तो भाई साहब खतरनाक वाला सवाल दिया है यार, ये तो खतरनाक वाला सवाल दिया है। तो पहचान लो तो ठीक है, नहीं मैं बता
चलो, बहुत वाला दिमाग दिया। देखो ध्यान से सुन ले, ज्यादा वक्त खराब नहीं करेंगे। भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभाव प्रस्तुतिकरण किया है। प्रस्तुतिकरण भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति नहीं की है। अभिव्यक्ति तो है सब भारतीय संस्कृति की, लेकिन पुनरुत्थान वाली नहीं है, नहीं है। मध्यकालीन धर्मांधता का वर्णन है बिल्कुल। अनाचार, तानाशाही की समसामयिक संगति को इसमें बताया गया है, ये भी सही है। और सांप्रदायिक एकता की तो बात ही कहीं पर भी नहीं है, यही तो गलत है। राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति, यानी आपका यहाँ ए और सी आंसर राइट होगा। यानी ए और सी किस में है? बी में। ये आपका बी आंसर करेक्ट होगा। बीस में सहानी के नाटकों में कर दिया भी बिल्कुल। किसको ब्लॉक कर रहे हो? क्या हो गया? कौन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है वो प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित? मैं तो लगा रहता हूं पढ़ाते पढ़ाने में, तुम क्या क्या बकवास कर रहे हो? केवल पढ़ने में ध्यान दो। यस, चलिए से। हाँ, अरे तुम तो बहुत ही वो तो खतरनाक आप। खैर, रंगभूमि, रंगभूमि हम जानते हैं पहले से अच्छे तरीके से। उत्तर आपका सी। वास्तव में यार दिल जीत लिए, वास्तव में शानदार। सूरदास, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपका सी आंसर आपका करेक्ट होगा। भारतेंदु युग के नाटककार कौन से हैं? मैं पानी पी लेता हूं तब तक मैं, आंसर दो। हाँ भाई, यूपी वाले हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। यूपी वाले बहुत होशियार है भाई, जरूरी भी है होना भी भाई। आज के युग में नॉर्मल व्यक्ति को जीने नहीं दे रही दुनिया। भारतेंदु युग के नाटककार जयशंकर प्रसाद है क्या? ये तो छायावाद का है। हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा, श्रीनिवास दास, संयोगिता स्वयंवर, परीक्षा गुरु, भारतेंदु आपके भारतेंदु युग में ही लिखे हैं। आपका आंसर ए करेक्ट। वाह 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 वाह, गुड। ये आंसर आपका राइट है। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन गीति नाट्य नहीं है? वाह, गीति नाट्य नहीं है, नहीं है पूछा है। जयशंकर प्रसाद का करुणालय, मैथिशरण गुप्त का अनघ, धर्मवीर भारती का अंधा युग, सुमित्रानंदन पंत का ज्योत्सना। आज एसी में रह गया था यार मैं, ये तो एसी बहुत नुकसानदायी हो गई यार। कर दिया अपना उत्तर। कर दिया, वेरी गुड। ये आंसर, ये प्रतीकवादी नाटक माना जाता है। प्रतीकवादी, डी आंसर। गुड, बहुत शानदार आंसर किया आपने। देखो करुणालय 1913 में लिखा था, गीति नाटक अनक, गीति नाटक अंधा युग, अभी बताया थोड़ी सी देर पहले ही, ठीक है ना, धर्मवीर भारती का। अगला सवाल देखेंगे, तांबे के कीड़े लघु नाटक के लेखक कौन है? तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन है? मोहन राकेश, भुवनेश्वर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तांबे के कीड़े कौन खा सकता है? तांबे के कीड़े।
कहते हैं ना भाई, बुरा काम मत करो तुम्हारे प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे, है ना? ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं क्या? तो भाई बुरा काम मत करो तुम्हारे प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे। तो ये है तांबे के कीड़े, किसका है? भुवनेश्वर प्रसाद का। कब लिखा था ये? कब लिखा था ये बताना, देखे कोई बता सकता? 1940, 1942, 1946, 1948। ए, बी, सी और डी। इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछा है मैंने। कब लिखा था बताओ? तांबे के कीड़े लघु नाटक भुवनेश्वर प्रसाद का है। कब लिखा था? जल्दी करो आंसर। यस, यस। आहा, सतीश कुमार। काफी लोग 48, कोई 46। ओ हो, एकांकीय, बिल्कुल। नाटक एकांकी में, मूल रूप से एकांकी है लेकिन नाटक में भी गिनती आती है। करो ना जल्दी। देखो इसका आंसर है सी, 1946। 46 ईस्वी में। क्लियर है? चलो अगला सवाल देखे। एक घूंट किसका लिखा हुआ एकांकी है? तो एक घूंट ये एकांकी हमने बताया जयशंकर प्रसाद, और 1929 याद रखेंगे, है ना? ये आपका सी आंसर करेक्ट है। इसमें वक्त क्यों खर्च करूं मैं? यस, बिल्कुल बेहतरीन सहपाठी, बहुत अच्छे हैं सारे सारे। बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ, पढ़ाने का मन भी करता है। बहुत बढ़िया लगता है आपके साथ मुझे। हाँ बिल्कुल। चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो 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 चलो। यस। महत्वाकांक्षा मोती निष्ठुरता की सीधी में पलता है, सीढ़ी में पलता, सीढ़ी है ये, सीढ़ी में पलता है। यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीढ़ी में पलता है, प्रसाद के किस नाटक का कथन है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ। यस। तबीयत खराब ही हो गई है यार मेरी। कहाँ से लिया गया है? कुछ लोग इसका आंसर बी, कुछ लोग डी, बी और डी पर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो आप देखेंगे ये है आपका चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त नाटक से। तो आपका आंसर यहाँ बी होगा। कब लिखा था चंद्रगुप्त? देखना कब लिखा था, इसका आंसर दे सकते हैं आप। चंद्रगुप्त उत्तर होगा, बिल्कुल। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीढ़ी में पलता है, यह प्रसाद के किस नाटक से है? चंद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त कब लिखा था? अजात शत्रु कब लिखा? जन्मेजय का नाग यज्ञ। तेरा कोई जवाब? चलो आगे लिख देना आप, कब लिखा था चंद्रगुप्त। मैला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? या को तो करेंगे, अब मुझे पता, आते आते ठोकेंगे। मैला आंचल रेणु का है, फणीश्वर नाथ रेणु। ओ रेणु जी का तो जिंदगी बना देता है ये, है ना? है आंचलिक उपन्यासकार है, आंचलिक है, आंचलिक उपन्यास है ना? कौन से गांव का वर्णन किया है 1954 में ये? है जी, क्या दिया आपने उत्तर? ओ हो। हाँ, सीपी या सीडी, है ना? सीपी भी कर सकते हो आप या सीडी भी कर सकते हैं। कहाँ का वर्णन कर रहे हैं आप? है जी, बिहार का। बिल्कुल, हमको पता है कि इसमें बिहार का वर्णन किया गया है, मेला आंचल में। डी आंसर आपका करेक्ट होने वाला है। शानदार एकदम। नाटक खत्म हो गए हैं, उपन्यास चालू है। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
पूर्ण प्रकाश, प्रभावती, अलका, निरुपमा। ओ हो, ये भी जोरदार ही पूछा भाई साहब सवाल तो। हाँ, ये भी जोरदार ही पूछा है। हाँ जी, सूर्यकांत त्रिपाठी का उपन्यास नहीं है, ऐसा सवाल पूछा गया है। यस, पूर्ण्य बुहार का, बिल्कुल सुशील जी, यस। ओहो, इनमें से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? तो भाई अलका, निरुपमा, प्रभावती तो है, हम ही जानते हैं। पूर्ण प्रकाश ये भारतेंदु का अनुदित नाटक है, भारतेंदु का अनुदित। कर लोगे? चलो जी, आंसर ए करेक्ट करेंगे जी। यस, बहुत मस्त उत्तर, बहुत मस्त ए आंसर। अगला देखिए जी, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही क्रम बताओ। अब देखो, जन्म काल वाले कोई कोई प्रश्न कभी कभी डाल देता है ना, तो बता देते हैं, बाकी का इसमें से ज्यादा सवाल ऐसे जन्म काल वाले आते नहीं है, है ना भाई। यस, कौन सा कर रहे हो आप? थोड़ा सा देख लो, छांट लो, नहीं होता है तो मैं आपको बता रहा हूं, इसका आंसर डी राइट है, क्योंकि भगवती चरण वर्मा का जन्म है 1903 में और जैनेन्द्र का 1905 में है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 में है। अब अमृतलाल नागर का जन्म कितने में है मुझे याद नहीं आ रहा, 1915-16 में है शायद, 1916 में, 1916 में है ना भाई। ओ सी क्यों दे रहे हो भाई? 1903 में भगवती चरण है, जैनेन्द्र 1905 में है, ये 5 है ना, 1905 में इनका जन्म है और 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी है, 1916 में अमृतलाल नागर है। तो आपका आंसर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? वाह, ये तो हम सब जानते ही होंगे जहां तक भी। तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक हरिकृष्ण जौहर, किशोरीलाल गोस्वामी, बाबू देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, है ना। तो आपको तिलस्मी अय्यारी एक जासूसी पूछता है बस, एक तो तिलस्मी अय्यारी पूछता है, एक जासूसी उपन्यासकार पूछता है। तो जासूसी तो कौन है और तिलस्मी कौन है? हाँ जी, आज ही पढ़े थे, वेरी गुड, यस, हाँ जी। कर दिया अपना आंसर। हैं, कौन कर रहे हो आप? वाह सब वाह, इतना सरल, वेरी गुड, जासूसी गोपाल राम गहमरी। तो ये तो आपका गोपाल राम है, गोपाल राम गहमरी। और तिलस्मी और अय्यारी नाटकों के जन्मदाता है देवकीनंदन खत्री। कौन है? देवकीनंदन खत्री। वेरी मोस्ट सवाल है, दोनों ही सवाल पूछे जाते हैं दोनों तरीके के, ठीक है भाई। यस, अगला सवाल देखेंगे अपन, चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? चक्करदार चोरी, चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? चक्करदार चोरी। आपकी क्लास पीछे हो गई है, क्या बात हो गई भाई? ऐसे तो होता नहीं है। चलो जी, चक्करदार चोरी चलाओ ना, कौन की चला रहे चक्करदार चोरी? चक्करदार चोरी अरे चक्करदार चोरी करेगा तो चोरी करने वालों की जासूसी कौन करेगा? गोपाल राम गहमरी, जासूसी उपन्यासकार है गोपाल राम गहमरी। तो बी आंसर आप ऐसे ही रखो ना, जासूसी उपन्यासकार है तो चोरी करने वालों की जासूस करते हैं गोपाल राम गहमरी। तो बी आंसर आपका करेक्ट है। ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा के याद रख लो। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, किसका कथन है?
ये थोड़ा सा कठिन है आपका, ये थोड़ा सा कठिन है। यदि आपको आता है तो ठीक है, नहीं मैं उत्तर बता ही रहा हूं इसका। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, शिवनंदन सहाय, राम स्वरूप चतुर्वेदी। हाँ जी, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता ही रहा हूं। हाँ जी, देख लेता हूं एक बार, ठीक आता है तो। कई लोगों को आता भी होगा। गोपाल मक्खन के लिए चक्कर लगा रहे हैं मक्खन के लिए चक्कर लगा रहे हैं, वेरी गुड। ओ सुरेश पाल जी, आओ जी आओ, बहुत दिन बाद आज आए हो, क्यों क्या हो गया है जी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, शिवनंद साहा नहीं है, राम स्वरूप चतुर्वेदी। आप करेंगे डी आंसर करेक्ट, राम स्वरूप चतुर्वेदी। शायद मुझे लगता है डी तक तो पहुंचा ही मुश्किल होगा। अरे विमल कुमार भाई, बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसे लोग ही तो पास होंगे भाई। जो संघर्ष कर रहे हैं वही तो पास होंगे। जो देख देख के छोड़ रहे हैं, आगे पीछे भग रहे हैं, उधर उधर भटक रहे हैं, पार पड़ने वाली नहीं है इस जमाने में भाई, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, राम स्वरूप चतुर्वेदी उत्तर। अगला सवाल देखेंगे, उपेन्द्रनाथ अस्क का उपन्यास गरम राख किस सन में लिखा था? उपेन्द्रनाथ अस्क का उपन्यास गरम राख कब लिखा? 1954, 1952, 1940, 1938। गरम राख की बात की है इसमें। गरम राख कब लिखा था, ये है बात। मुरैना मध्य प्रदेश से प्रणाम जी, प्रणाम गौरव पंडित जी, नमस्कार। तो इसका आंसर होगा गरम राख 1952। 1952 में गरम राख, यानी बी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा, बी 1952। ध्यान रखेंगे, गरम राख का समय क्या है? 1952 है। अगला सवाल है, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ इस उपन्यास की लेखिका कौन है? बाजार के बीच बाजार के खिलाफ इसकी लेखिका का नाम बताना है। मैत्री पुष्पा, प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, वृंदा करात। या ये है सवाल दमदार। ये बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस से हुआ ये। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको याद होता चलेगा साथियों। वेरी मोस्ट सवाल है, आप जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आपको याद ज्यादा होता चलेगा। जितनी बार, अब इसको कितनी बार पढ़ा दिया मैंने, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा याद हो जाता है। बाजार के बीच और बाजार के खिलाफ है ये, बताओ देखें। चलो जी चलो। बी आंसर आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, अधिकतर का बी आ रहा है, लेकिन बी इसका ज्यादातर उत्तर ने सही, लोगों ने ज्यादा, अधिकतर लोगों ने इसका सही दिया, प्रभा खेतान। और बता देता हूं, मोस्ट और ये बाजार के बीच और बाजार के खिलाफ, बी आंसर आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल चलेंगे अपन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? ओ ये तो कर दोगे, खैर तुम अभी करोगे 1 सेकंड में। निर्वासित, पुनर्रवा, बधुआ की बेटी, निरुपमा। 1 सेकंड में उत्तर देंगे इसका, तो देखना एक धड़ाके से धड़ाका उड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक धड़ाका उड़ाओ देख। हाँ जी, हारे के सहारे खाटू वाले श्याम की जय, तीन भाणदारी की जय, है ना? बिल्कुल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास निर्वासिता है नहीं, बधुआ की बेटी निरुपमा नहीं है, पुनर्रवा है ना? अनाम दास का पोथा, पुनर्रवा। ओ हो, या गुड, वेरी गुड, आंसर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखेंगे अपन। अगला सवाल तो आपके सामने एक खुशी है। ओ खुशियों के रंग और हिंदी ज्ञान धारा के संग
होली धमाका 30% का जो ये ऑफर मेरा लास्ट ऑफर है, ये रेट में फिक्स करने वाला हूँ, फिक्स ही रहेगी आगे चल करके। तो ये लास्ट ऑफर 30% का 24 मार्च से 27 तारीख तक रहेगा। होली 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 गुलाल लगाओ, और इसके लिए होली 30 कोड का इस्तेमाल करना है, तो आपको 30% की छूट मिल जाएगी। ठीक है भाई। अगला देखिए आप, उत्तराखंड का एक बैच हमने चालू किया है, जुड़ सकते हैं आप, इस पर भी आपको छूट मिलेगी। आपका MP वर्ग 2 का हमने फिक्स रेट कर दी है, मात्र 1999 रुपये में MP वर्ग 2 का कोर्स दे रहे हैं, ये फिक्स है ना। AMRS के नए बैच हमने चालू किए हैं, इन पर छूट मिलेगी आपको। और ये PGT का है, इस पर भी आपको छूट मिलेगी। जो भी जुड़ना चाहता है नए बैच से जुड़ सकता है। स्पेशली हमने हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों को जोड़ा है, और मात्र 1999 में हम इसको दे रहे हैं। इसके अलावा काव्य शास्त्र को और हिंदी साहित्य को जोड़ा है, केवल जिसको दो ही चीज़ चाहिए 1999 रुपये में। और इसके अलावा हिंदी ज्ञान धारा पर केवल काव्य शास्त्र और केवल व्याकरण, भारतीय पाश्चात्य दोनों होगा, मात्र 1499 रुपये में। ये बैच आपके नए हैं। अगला सवाल आपके सामने आ गया है, शानदार वाला। यस। अब पिचकारी तो नहीं लगाया हमने, होली लगाया है कोड, होली 30। चलिए सवाल अगला आ गया है। हाँ मैंने कहा दीदी की सुन ली, मैंने बिल्कुल सुन ली। पिचकारी 30 नहीं है, अब वो तो कोड तो एक ही बार लगता है, वो लगा दिया, ऊपर से ही होता है वो। चलिए, पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी के उपन्यास भाग्यवती का रचनाकाल क्या है? और सीधा सवाल आ गया है, भाग्यवती है जी, भाग्यवती जी आ गई है। तो भाग्यवती का रचनाकाल 1800 क्या रहा है आपका? 77। 1877 भाग्यवती का रचनाकाल, सी आंसर आपका करेक्ट। यस, एकदम गुड, गुड आंसर है। ठीक है, अगला देखिए आप, झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक क्या है? वाह, ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। हाँ रजनी, फटाफट से लिख के बता, पहला भाग कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, जल्दी बताए। हाँ जी, जल्दी बताओ रजनी, इसका जवाब चाहता हूं मैं। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक क्या है? हम्म 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 हम्म, कर दिया क्या? हम्म। गुड 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 गुड, शानदार। अरे भाई, वतन और देश ये पहला भाग है, फर्स्ट सेकंड भाग आपका देश का भविष्य है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया? बी करेक्ट यहाँ पर, वतन और देश, देश का भविष्य। हाँ बिल्कुल, वतन और देश का भविष्य, गुड। चलिए, तो आपका आंसर भी। अगला देखो, फणीश्वरनाथ रेणुकरथ आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो अब इसमें तो क्या दिमाग लगाएंगे अपन, 1954 महिला आंचल अभी आ गया था, तो डी आंसर आपका करेक्ट है। अगला सवाल, राग दरबारी के रचनाकार कौन है? वाह, अच्छा सवाल है, राग दरबारी के रचनाकार कौन है? यस, आज लोग भागा भूगी बहुत कर रहे हैं, है ना, पढ़ने का मन नहीं है लोगों का, लोगों का मन नहीं है। क्या क्या जवाब दे रहे हो आप? पढ़ने का मन नहीं है, बहुत कम लोगों का मन है आज पढ़ने का। हम्म, इसको तो सभी जानते हैं,
श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी। बड़ा ही अच्छा सा उपन्यास है, शानदार वाला। अगला, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? प्रेमचंद का नहीं है निर्मला, गवन, सुनीता, प्रतिज्ञा। हाँ जी, आज पढ़ने वालों की रुचि कम है। आज दरबार में लाल बैठा है। चलिए, क्या क्या जवाब दे रहे हो आप? हम्म प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। देखो कितने लोग भ्रमित होते हैं इसमें। बाकी का ज्यादातर तो उत्तर इसके सही दे रहे हैं। यस 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 यस, वेरी गुड। इसका उत्तर होगा सुनीता। सुनीता किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र का उपन्यास है। आपका आंसर यहाँ पर सी करेक्ट है। सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे अपन, वयरक्षाम किसकी रचना है? वाह, वयरक्षाम किसकी रचना है? वयरक्षाम, रांगे राघव, चतुरसेन शास्त्री, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यस। हम्म वयरक्षाम नहीं जानते तुम? वेरी गुड, शानदार। हम्म। यस, चतुरसेन शास्त्री। बी आंसर आपका करेक्ट आंसर है। बी, चतुरसेन शास्त्री का वयरक्षाम। बिल्कुल जानते हैं जी, आप जानते हैं जी। हम तो मजाक में बोल देते जी, आप तो सब चीज जानते हो। बाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा किस साहित्यिक विधा की रचना है? बाणभट्ट की आत्मकथा। ये आत्मकथा है, जीवनी है, उपन्यास है, कहानी है? आप तो सब जानते हो। हम कब कह रहे हैं जी, उत्तराखंड की वैकेंसी में हिंदी के साथ संस्कृत में भी। हाँ, संस्कृत है भी कहाँ, उसमें नॉर्मली होती संस्कृत तो। बिल्कुल, प्रश्न को पढ़ने के बाद उत्तर आता है सही। बाणभट्ट की आत्मकथा तो उपन्यास है ये। और उपन्यास किसका है ये? उपन्यास है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो आपका आंसर सी करेक्ट। बिल्कुल, इसे तो पूरी दुनिया जानती है, हम तो नहीं जानते हैं। चित्रलेखा, वाह, एक आ गई चित्रलेखा, है ना? और एक आएगी चित्ररेखा। चित्ररेखा, हाँ जी, बताओ जी, किसकी रचना है चित्रलेखा? भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। यस यस, चित्रलेखा भगवती चरण, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। टूट के गिर पड़े तुम? टूट के गिर पड़े होंगे। ए पर मुझे पता है भगवती चरण की। यहां करेंगे राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा करेंगे अपन, राम कुमार वर्मा। ठीक है भाई। ओ हो, ओ हो, दुनिया टूट के गिर पड़ी है। चित्ररेखा राम कुमार वर्मा। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना है। ये कविता तो किसकी है? लेकिन वो तो है ही नहीं यहाँ पर। गिरजा कुमार माथुर। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, इस उपन्यास के लेखक कौन है? हरि सुमन बिष्ट, हिमांशु जोशी, शैलेश मटियानी, सुभाष जोशी। सवाल ही दिया है यार, गजब का है जी, गजब का ही दिया है साहब सवाल तो। छाया मत छूना, है ना, मन में दुख होगा दूना।
यस, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का मूल्यांकन के बाद थकान हो जाती है। अरे बीएस गंगवार, बात जी सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो जी, हमें भी होती है थकान। तो मैं सुबह 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ लगातार, और अब भी चल रहा हूँ, देख लो आप। पर कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है। अब आपकी क्लास के बाद मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा। दिन में एक बार थोड़ी सी खा लेते रोटी, फिर चल रहा है दिन भर। अब मेहनत तो करनी पड़ेगी ना अपन को, सबको मिल के, तभी जाके अपन सक्सेसफुल होंगे। बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है। ऐप पे भी पढ़ाता हूँ दिन में, अपन की 1.5 से 2 घंटे ऐप पर क्लास हो जाती है, फिर शाम को 1 घंटे ऐप पे हो जाती है। करीबन 8 घंटे ऑफलाइन में रहता हूँ, 8 घंटे ऑफलाइन में रहता हूँ। तो बताएं क्या मरे अपन, करना ही पड़ेगा काम तो। 10 से 11 घंटे पढ़ाता हूँ रेगुलर ही। हम्म। तो क्या किया आपने छाया मत छूना में? तो हिमांशु जोशी आप उत्तर करेंगे इसका। हिमांशु जोशी बी आंसर करेंगे, छाया मत छूना उपन्यास। हिमांशु, हिम ठंडा रहता, बर्फ तो इसको छूना मत, है ना। प्रणाम नीतू जी, बिल्कुल प्रणाम जी। हम्म। दबाकर कुछ भी नहीं खा सकते यार, वही कंडीशन रहती है। मजदूरी कर रहे, मजदूरी होती है दिन भर यार, और क्या है। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका पूरी दुनिया जानती है कि जिंदगी नामा उपन्यास गौरी शंकर शिवानी का नहीं है, कृष्णा सोविती का है, मन्नू भंडारी नहीं है, और मृदुला गर्ग भी नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ पर बी आंसर करेक्ट होता है। उसके बाद भी इतनी मेहनत करते हैं अपन, आप सब सक्सेस हो, ईश्वर करे आपकी सब मेरी मेहनत के साथ। आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, आप पढ़ें लिखें जल्दी से पास होएं। कोई आदमी मेरे से तो यही कह दे कि सर आपके यहाँ से पढ़ा हूँ, उसमें ही हमारा तो, हम तो सोचेंगे बहुत बढ़िया भाई, आपका घर बन जाए, आपके घर में नई रोशनी आ जाए, है ना। इसी के लिए पढ़ाते हम तो भी, है ना। अब कई लोग जो ऐप के साथ जुड़ रहे हैं, वो अपनी डिटेल पढ़ते हैं। ए कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। ए कहानी आंदोलन पर चलते हैं अब। चलो भाई, ए कहानी आंदोलन। ए कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता या प्रयोक्ता कह सकते हो आप, ऐसे भी शब्द आ सकता है आपको, प्रयोक्ता माने जाते हैं गंगा प्रसाद बिमल, मोहन राकेश, रविंद्र कालिया, रमेश बख्शी। ए कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। या आपका आंसर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है, गंगा प्रसाद बिमल। ए सबने सही दिया है, बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल देखेंगे। ना जी भाई, ना जी भाई, गलत मत करो। हम्म। चलो जी, अगला सवाल देखेंगे। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? 21वीं सदी का लड़का, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? क्षमा शर्मा, मोहिनी छाबड़ा, महेश दर्पण, वीरेंद्र सक्सेना। और ऐसे जब सवाल आते हैं तो हमको पता हवा तक नहीं लगती है कि सवाल कहाँ से आ गया। हम्म। चलिए, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? हम्म। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? क्षमा शर्मा की है, मोहिनी छाबड़ा, महेश दर्पण, वीरेंद्र सक्सेना। हाँ जी। तब अपन को हवा नहीं लगती वहां पर, मामला बड़ा कठिन होता है। 21वीं सदी का लड़का, तो इसका आंसर करेंगे क्षमा शर्मा, है ना। 21वीं सदी का लड़का तो क्षमा मांगने आएगा ही, है ना। वैसे क्षमा मांगता नहीं है भाई 21वीं सदी का लड़का, क्षमा मांगता ही नहीं है, क्षमा शर्मा की रचना है। रानी केतकी की कहानी, ये तो अब या को तो खैर
इसको तो खैर पूरी दुनिया ही जानती है, रानी केत की कहानी। गुलेरी साहब, प्रेमचंद, इंशाल्लाह खां, लल्लू लाल। तो रानी केतकी की कहानी तो पूरी दुनिया जानती है, इसमें तो मैं क्या करूँगा, इसमें टाइम भी खर्च क्यों करूँगा। गुलेरी साहब नहीं है, प्रेमचंद जी भी नहीं है, लल्लू लाल जी नहीं है, इंशाल्लाह खां जी। आंसर आपका सी करेक्ट आंसर है, रानी केतकी की कहानी। अगला सवाल है, हिंदी की पहली महिला कहानीकार किसे माना जाता है। ये सवाल आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट हो सकता है, बिल्कुल। ये देखो, हिंदी की पहली महिला कहानीकार कौन है। मन्नू भंडारी, बंग महिला, शिवरानी देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान। हिंदी की पहली कहानीकार तो यार ये, अब इसको तो खैर सभी जानते हैं, मुझे पता है, इतना तो मैं जानता हूँ। ऐसे तो कोई गलती नहीं करेगा इस सवाल में, मैं भी इतना तो जान ही चुका हूँ तुमको, है ना। इतना तो मैं जान ही चुका हूँ कि तुम गलती करोगे नहीं इसमें। हिंदी की पहली महिला राजेंद्र वाला घोष, है ना। नाम क्या है, राजेंद्र वाला घोष, राजेंद्र वाला घोष, राजेंद्र वाला घोष, है ना। वो कौन है, बंग महिला। कौन है वो, बंग महिला राजेंद्र वाला घोष कहलाती है। तो आपका आंसर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। और ये हमारा अर्धशतक पर आप पहुंचे हम। उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है। उदय प्रकाश पढ़ना पड़ेगा भाई। तिरीच, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली आंधी और दरियाई घोड़ा। नॉर्मल ही, नॉर्मल सवाल है, नॉर्मल सवाल है। है ना, बिल्कुल राजेंद्र वाला घोष। चलिए, जवाब, मुझको जवाब पे जवाब दो। उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है, और इसको समझ सकते हो एक सेकंड में। यस, यस, शानदार। अरे आपके दो ही तो पूछा जाता है, एक तो काली आंधी, एक तो काली आंधी, है ना भाई, और एक पीली आंधी। एक तो काली और एक पीली आंधी, है ना भाई। ये दो सवाल आते, काली कमलेश्वर, काली कमलेश्वर और पीली प्रभा खेतान, पीली प्रभा खेतान, है ना भाई। तो आपका आंसर यहाँ प्रभा खेतान की है, तो सी आंसर करेक्ट हो गया, है ना। इतना नॉर्मल सवाल था, देख मजा आ गया ना। यस, गुड गुड, यस। तो पीली आंधी, काली आंधी कमलेश्वर की है, पीली प्रभा खेतान के है। आजादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम कौन सा है। कोई इस सवाल का जवाब देगा, मजा आ जाएगा यार। हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम, वेरी मोस्ट सवाल है, बताओ। देखो ऊपर से उठा के लिखा है, मतलब दुनिया में सरल सवाल है ये, लेकिन अपन को जब ये नहीं आता है तो हम इस जगह पर भुड़कने की कोशिश यहाँ पर होती है ना भाई। ये देखिए आप, कितना सरल सा सवाल आपको पूछा है। यस, फटाफट से देखो। पहले क्रम पर कौन सी आती है। हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम ए कहानी का होता, नई कहानी का, सचेतन का, या समांतर कहानी का। बस ये देखना आपको। वाह, पहचान गए, शानदार। सबसे पहले क्रम में आती है कौन, नई कहानी। बहुत मस्त प्रश्न था ये, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आएगी आपकी नई कहानी। यस, ये आंसर करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र है। हल्कू, ओ हल्कू दादा, और मुन्नी बदनाम हुई है, प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र है। अलगोजा, पूस की रात, बेटों वाली विधवा और दिल की रानी। ओहो, दिल की रानी शोभा रानी है जी, हल्कू मुन्नी। बिल्कुल नई कहानी, अग्गे समानांतर में कमलेश है ये। ओ हल्कू, हल्कू कहाँ से आया है हल्कू।
पूस की रात में आया हल्कू, पूस की रात में आया हल्कू। तो बी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। बी आंसर आपका करेक्ट है, हल्कू दादा, है ना मुन्नी। ओ मुन्नी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक कौन है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक कौन है? महीप सिंह, कमलेश्वर, हिमांशु जोशी, दूधनाथ सिंह। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, बताओ आप। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, समान शानदार वाली सी। यो ये ये बात, ये बात हुई, ये बात हुई, ये बात हुई, ये बात हुई। अरे वाह, शानदार, एकदम गजब। क्या करेंगे? दूधनाथ सिंह। डी आंसर करेक्ट है, दूधनाथ सिंह। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, दूधनाथ सिंह। भोला राम का जीव। मजा ना आता है कि इसको पढ़ने में, भोला राम के जीव को फाइलों में दुबा रहता है ये भोला राम का जीव। कितना मजा आता है भाई साहब, पूछो मत समाचार। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? क्या निबंध, रेखा चित्र है, संस्मरण है या व्यंग है? बताओ। भोला राम का जीव, यार मजा आता है भाई इसको तो पढ़ने में। सच बता रहा हूँ भाई, मुझे तो मजा आता है इसको पढ़ने में। पूरी रचना को पढ़ दो तब तक हटोगे नहीं आप। इसको पढ़ते पढ़ते ऐसे मन करेगा और आगे पढ़े और आगे पढ़े। क्या मजा आता है भाई साहब। ठीक है ना बेटा? तो आप देखेंगे इसका आंसर, मुझे पता है तुम गलत कर रहे होंगे। व्यंगात्मक, और ये है निबंध इनका, इसलिए इस प्रश्न को मैंने लिया है। और वेरी मोस्ट रचना ये, लेकिन सीधा सवाल होता है वो निश्चित 100% गलत होता है। ऐसे लोग कई है जो गलत करेंगे और फिर परीक्षा में आते ही यूजीसी नेट में लगा हुआ है, बड़ा मजा आता है। ये है निबंध, ध्यान रखना इसका आंसर ए माना जाएगा, न कि व्यंग माना जाएगा। व्यंगात्मक निबंध है ये, व्यंग तो जरूर है उसमें, लेकिन ये आपका उत्तर इसका निबंध है, निबंध लिखा हुआ है ये भोला राम का जीव। हाँ, जामुन का पेड़, उसमें भी ऐसा ही है। एलडीसी वगैरह उठाते हैं, कभी मालीर, कभी फाइल वहां पे गई, फिर वहां पे गई, बड़ा मजा आता है इनको पढ़ने में। अब बताओ, पूरे लोगों ने उत्तर गलत किया था ना? मुझे पता था कि मैं इस सवाल को लूंगा ना तो ये सब व्यंग पे भगेंगे कि हरिशंकर परसाई ने व्यंग किया इसमें। ओ भाग भाग के डी, ऐसी परीक्षा में होता है, कोई गलती नहीं है तुम्हारी, परीक्षा में ऐसे ही होता है। ओ भाई साहब, यार राजी होते और आएंगे वहां से, कहेंगे कितना सीधा आया है ना। लड़कियां कैसे बात करेंगी, दीदी देखो कितना सीधा आया था, भोला राम का जीव आया था, मैंने तो उसका उत्तर व्यंग किया है और गोले को बिल्कुल काड़ा किया था, दो दो तीन तीन बार पेन फेरा था उस पे तो मैंने। अरे दीदी ये तो गलत है, ये तो दीदी गलत है, व्यंग नहीं है इसका उत्तर, इसका उत्तर निबंध है। 99.99% उत्तर लोगों ने गलत दिया इसका, सबने व्यंग चुना है, ठोक दिया धड़ाधड़, दे दो उत्तर बिल्कुल। ध्यान नहीं देने का नतीजा यही होता है, परीक्षा में भी यही होता है ना? ये सही बता रहा हूं मैं, तुम हंस रहे हो, मैं सच कह रहा हूं। और लड़के क्या करते हैं पता है तुमको? ओ एक लड़के के दूसरे लड़के का थप्पी मारेंगे, क्या कितना सीधा आया था, ओह कितना सीधा आया था, और उत्तर गलत है, आंसर की मिलाएंगे गलत है। और लड़कियों की तो स्टाइल ही बदल जाती है ना? वो तो बोलेगी ओ दीदी देखना, दीदी देखना एक बार कितना सीधा सवाल आया था ये, है ना? आप देखो इसका उत्तर तो मैंने यही किया था, जाते जाते पहले इसको ही भरा था मैंने तो, अरे इसको ही भरा था, दीदी गलत कर आई और दीदी लेगी बैठी है। चलो अगला सवाल, सीधा सवाल है कतई, बिल्कुल ऐसे हलवा सवाल था जिसको मार दिया। व्यंगात्मक निबंध दीदी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना? सीधा सवाल गलत होता है हमेशा,
हम्म, सही कह रहा हूं, तुम हंस रहे हो। चलो, टिटुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? सच्ची मुच्ची अंबिका। ऐसे ही करती है ना लड़कियां, देखी। हम्म। चलो, ठिठुरता हुआ गणतंत्र भगवती चरण वर्मा नहीं है, शरद जोशी नहीं है, इन्हीं साहब का है। कितना सरल सवाल था जिसको पूरे लोगों ने गलत किया। कर कॉपी पूरा डी। हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? बाण और दंडी रहा करते थे। वाह, याह, ये है सवाल, देख। ऐसा सवाल पूछता है, क्या मजा आता है। ये मेहनत करने वाले जो लड़के लड़कियां होंगे वो जीत पाते हैं ऐसी। हम्म। हम्म। हाँ, गजब का सवाल है यार, ये तो। हम्म। हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? रामचंद्र शुक्ल, महावीर, इनका तो बाण और दंडी से कोई मतलब ही नहीं था। गुलेरी साहब का गोविंद नारायण मिश्र, ये हमेशा बाण को याद करते थे। और दंडी 7वीं सदी के जो आचार्य है, 7वीं सदी के आचार्य, ये जो दंडी है, ये दंडी 7वीं सदी के आचार्य जिन्होंने रचना लिखी थी काव्यादर्श। काव्यादर्श रचना है ना, तो ये उनका ध्यान किया करते थे। गोविंद नारायण मिश्र, सी आंसर करेक्ट है। क्लियर सी? यो, आपकी अदाएं लाजवाब है। अरे वाह। माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता, साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी की गणना किस गद्य विधा के अंतर्गत आती है? संस्मरण, आत्मकथा, निबंध और रेखा चित्र। साहित्य देवता, साहित्य देवता, या हम्म। बिल्कुल, निबंध भावात्मक निबंध है। सी आंसर आपका करेक्ट है, सी। भावात्मक निबंध आपका सी करेक्ट आंसर होगा। या, यस, बहुत गुड आंसर। अगला देखिए, हिंदी नई चाल में ढली ये कथन किसका है और कब दिया था और कहाँ दिया था? ये कहाँ कहा था मैं नहीं जानता, ये कब, सवाल का उत्तर, और कहाँ, और किसने कहा, किसने, ये तीनों जवाब दो फटाक से। यस, हिंदी नई चाल में ढली। मेहनत तो हम भी करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं। ए जी, सभी करते हो साहब, मेहनत तो आप सभी करते हो, हम भी करते हैं जी। सभी मेहनत करते हैं जी। मेहनत करोगे तो फल पाओगे। है जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है। अब वो तो फिक्स है, पहले का प्रकृति का नियम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था 1873 में, है बलिया अधिवेशन में। बलिया अधिवेशन में कहा था। कब कहा था? 1873 में, 1973 नहीं, 1873। क्या करेंगे आप? 1873 करेंगे। और कहाँ पर कहा था? ये बलिया में, है ना। बलिया अधिवेशन ने भारतेंदु साहब ने। क्लियर है? हाँ, चलो जी, वेरी गुड। अगला सवाल देखेंगे, निबंध या निबंध काव्य कौन नहीं है? ये प्रश्न यार गलत सा लग रहा है मुझे तो। हैं, ऐसा लग रहा है क्या आपको?
सही है यार सवाल। निबंध या निबंध काव्य कौन नहीं है? तो आप सब जानते हैं प्रलय की छाया, शिवाजी, विनय पत्रिका एक काव्य है तुलसीदास का। ए आंसर इसका यहाँ चुनेंगे। वेरी गुड, ए आंसर करेक्ट है इसका। यस। अगला सवाल है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, कथन किस निबंधकार का है? बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये कथन किस निबंधकार का है? यस, वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। चलिए खींच के लीजिए। क्या उत्तर दे रहे हो आप यार? सी पक्का, शुक्ल बाबा। क्या करेंगे? शुक्ल बाबा, सी आंसर करेक्ट। अगला सवाल देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित है? अब तक की बात की है, ध्यान रखना। अब तक कितने भाग प्रकाशित है? अब तक कितने भाग प्रकाशित है, ये पूछ लिया इसने। अब तक कितने भाग प्रकाशित है? पहली बार में कितने थे? पहली बार, तो पहली बार चिंतामणि के 2 भाग थे। फिर इसमें इसमें फिर से आया तीसरा भाग, और चिंतामणि में वर्तमान में है 4 भाग। इस सवाल का जो जवाब होगा वो डी आंसर होगा। कौन सा होगा? डी आंसर आपका करेक्ट होगा दीदी, है ना? बिल्कुल डी करेक्ट होगा। 4 भाग है वर्तमान में, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक कौन है? ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है, गुलाब राय, बेचैन शर्मा उग्र और रामचंद्र शुक्ल। ठलुआ क्लब, ठलुआ क्लब। ठलुआ क्लब, ठलुआ क्लब। रामचंद्र शुक्ल, बेचैन शर्मा उग्र, गुलाब राय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। नहीं है, नहीं है, गुलाब राय करेंगे इसका आंसर। बी करेक्ट, बी करेक्ट होगा। अगला सवाल, महादेव वर्मा की कौन सी कृति में स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है? महादेवी वर्मा की कौन सी कृति में स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंध है? अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां। वाह वाह, ओ हो, कभी तो भाग रहे हैं, कभी आ रहे हैं। वारे लोगों का आना जाना मेरी जिंदगी का। बताओ देखें कौन सी कृति स्त्री जीवन से संबंधित है? और राम रे, इस पे तो गिर रहे हैं टूट टूट के, इस पे तो टूट टूट के गिर रहे हैं। हा। श्रृंखला की कड़ियां निबंध है इनका, आपको पता है। स्त्री जीवन की समस्या को उठाया गया है, तो डी आंसर आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, टूट टूट के गिर रहे हैं ना भाई। अगला देखो, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर किसने निबंध लिखे हैं? तो श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा, ये सब का उत्तर रामचंद्र शुक्ल बाबा हैं। रामचंद्र शुक्ल बाबा मनोविकारात्मक निबंध लिखने वाले हैं, शुक्ल बाबा। हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन है? हिंदी में छायावाद, हिंदी में छायावाद, हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन थे? मुकुटधर पांडे, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। या जी, सवाल अच्छा है जी, सवाल अच्छा है जी।
हिंदी में छायावाद। अब देखना इसमें 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 उड़ेंगे तुम्हारे तोते, है ना, तोते उड़ेंगे इसमें। कुछ लोगों का उत्तर सही है, कुछ का गड़बड़ चल रहा है मामला भयंकर वाला। हिंदी में छायावाद नामवर सिंह नहीं है, महावीर नहीं है, रामचंद्र शुक्ल नहीं है, मुकुटधर पांडे। ये आंसर आपका करेंगे हिंदी में छायावाद। बताओ कितने लोगों ने झटका खाया है यहाँ पर, कितने लोगों ने झटका खाया है यहाँ पर। कन्फ्यूजन में है, हमने भी तो कहा था वही कन्फ्यूजन में है। ये आंसर मुकुटधर पांडे। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, अब पूरी दुनिया जानती होगी इसको। तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ऐसा पूछ सकता है आपसे। इस साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है, ज्ञान राशि का संचित कोश है, संचित कोश है, संचित कोश है ना। साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है, ऐसे भी तो पूछ सकता आपसे। और साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास, इस पर टूट के गिरेंगे, देखना टूट के गिरेंगे अभी, इस पे गिरेंगे टूट के। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, निबंध के लेखक कौन है? क्यों इसमें इतना धीरे धीरे, क्यों क्यों क्यों, क्या फर्क पड़ रहा तुम्हारे इसमें हैं? अरे यार, ये इतना सरल, जो भी पूरी दुनिया जानती है, ये कथन भी है और निबंध भी है उनका। कथन और निबंध दोनों ही है। तो आप ध्यान रखेंगे, बालकृष्ण भट्ट का है, इसमें भी क्या सोचने की जरूरत पड़ रही थी तुम्हें? नहीं, इसमें क्या सोचने की जरूरत पड़ रही थी तुमको? क्यों कर ये के कौन कर रहा भी आंसर, देखना रे एक बार। वाह यार, इतना इतना सरल है यार। अरे राम रे, मरवा दिया रे, गलत। इतना सरल सा सवाल, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये निबंध भी है और कथन भी है, दोनों ही है बालकृष्ण भट्ट का। वैसे ही विकास है, वैसे ही भट्ट साहब, वैसे ही बालकृष्ण है। आ हा। बताओ कितना सरल। जब भी मैं कर रहा हूं ये धीरे धीरे उत्तर क्यों दे रहे, मैंने सोची तो टूट के गिरेंगे, है ना। चलो तो ये दोनों का और बताओ। साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है, ये किसने कहा है? साहित्य समाज का दर्पण है, किसने कहा है? ओ हो। अगला देखिए, काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद। अरे राम रे, कौन याद करे छे? काव्य कला अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? करना देखो इसका आंसर। काव्य कला तथा अन्य निबंध इंपॉर्टेंट है, गलती नहीं कर देना। सरल सा के जवाब है, सरल सा जवाब है भाई। नगेंद्र नहीं है, शुक्ल बाबा, नंदुलारे वाजपेयी नहीं है, इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद। कला से संबंधित बात जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, काव्य कला तथा अन्य निबंध। अगला सवाल आपका है, मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक। तो शायद मुझे लगता है कि आप में से एक भी गलत नहीं कर सकता। अगर किसी ने अलग गलत किया तो इस पर चलेगी तलवार, इस पर चलेगी तलवार, लड़ाई होगी, लात घूंसे चलेंगे, है ना, कुछ भी हो सकता है इसमें। अगर इस सवाल का उत्तर गलत किया तो तलवार चल सकती है, टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। यहीं से छोड़ूंगा, अस्त्र सर वहीं पे जाएगा। हाँ जी, गलत मत करो ये सवाल। चलो, मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन? बाबू गुलाब राय, सरदार पूरण सिंह, पदम सिंह शर्मा,
और बालकृष्ण भट्ट। टूट के गिरो, टूट के गिरो, टूट के गिर पड़ो, ऐसे खींच के लो। यस, मजदूरी और प्रेम। पदम सिंह शर्मा बता रहे यार, कई लोग तो इसमें भी भ्रमित हो रहे। बताओ, इतने सवाल है जिसमें भी, मतलब इतना सीधा सवाल है ना, इसमें भी भ्रमित हो रहे। कई पदम सिंह बता रहे हैं, कई सरदार पूरण सिंह पे मर रहे हैं, सरदार साहब पर। अरे सरदार साहब मजदूरी कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं। ये तो बी आंसर आपका करेक्ट है भाई, पूरण सिंह का है ना। 8 निबंधन के, बिल्कुल वेरी गुड, शानदार है। एक दो सवाल ले लेते हैं, चलो 70वां सवाल कर लेते हैं एक, है ना, कर लेते हैं 2-5 सवाल व्याकरण के भी। चलो जी, चलिए खींच के लीजिए साहब। आपकी सौजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि की गई है? आपकी सौजन्यता बनी रहेगी इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि? परसर्ग, क्रिया, सर्वनाम, प्रत्यय। यस, हाँ, बताओ ना। कोचिंग सेंटर वासुदेव जयपुर है, जयपुर रिद्धि सिद्धि चौराया जयपुर, जयपुर में पढ़ाते हैं, है ना भाई। जयपुर में आपको यहीं पे मिलेंगे हम, जयपुर रिद्धि सिद्धि चौराया गोपालपुरा बाईपास। ये रिद्धि और ये सिद्धि, रिद्धि सिद्धि चौराहा, चौराहा गोपालपुरा बाईपास, गोपालपुरा, ये बाईपास पर हम आपको मिलेंगे। अगर कोई आता है तो मुझसे संपर्क जरूर करें, मेरा भाई होगा तो वो मुझसे जरूर मिलेगा, जयपुर में आएगा तो, हैं। चलो जी, चलो चलो भाई, यहां पर जो उत्तर है इसका प्रत्यय से संबंधित है भाई। ये देखो, ये है आपका सुजन, अच्छा आदमी। इसमें अपन लगाते ये, तो ये बनता है सौजन्य, सौजन्य बनता है ये। अब यस के साथ अगर अपन ता लगाते हैं तो ये गलत हो जाता है, ता प्रत्यय। इसका मतलब इसमें प्रत्यय की अशुद्धि है, यानी डी आंसर आपका यहां पर करेक्ट होने वाला है ना, बिल्कुल। अगला देखिए आप, इस विकल्प के समस्त पद का समास विग्रह गलत है। 63, मुनिश्रेष्ठ, पंचपात्र और देशभक्ति। इसमें से गलत कथन छांटना आपको, गलत कौन सा है? भरतपुर से नहीं हूं, गंगापुर सिटी से है जी। गंगापुर सिटी। समस्त पद या सामासिक पद का विग्रह गलत है। 63, 3 और 60, मुनि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है जो मुनि, पंचपात्र, देशभक्ति, गलत पूछा है। मॉक टेस्ट मिलेगा आपको बीपीएससी के लिए, बाकी का कोर्स तो उपलब्ध है ही है बीपीएससी के लिए पूरा, जिसमें आपको पीडीएफ और आपको पूरा हिंदी साहित्य, काव्यशास्त्र, व्याकरण पूरी पीडीएफ देते हैं हम। तो आप विजिट कर सकते हो हिंदी ज्ञानधारा ऐप डाउनलोड करके। और अगर ये पीडीएफ आपको सभी लेनी है, पीडीएफ ये वाली जो अपन पढ़ रहे हैं, तो ये भी आपको हिंदी ज्ञानधारा पर मिलेगी। तो ये हिंदी ज्ञानधारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप, है ना। और कुछ पीडीएफ मैंने डाली नहीं है अभी, तो मैं डाल दूंगा 1-2 दिन में ही, है ना, डालूंगा अभी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा व्यस्त ज़्यादा हूँ, तो कल डाल दूंगा। वो लड़का चला गया है तो मैं अकेला हूँ, इसलिए हिंदी ज्ञानधारा ऐप डाउनलोड कर लें, तो आपको वहाँ पर ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है भाई। और फ्री में मिलेगी, कोई पैसा नहीं देना है। 63, 3 और 60 सही है। पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह, देश की भक्ति सही है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो मुनि श्रेष्ठ, ये गलत है। ये होता आपका मुनियों में श्रेष्ठ। आपका उत्तर क्या होना चाहिए? मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में, मुनियों में आपको श्रेष्ठ होना है, मुनियों में श्रेष्ठ होना है,
ठीक है ना, मुनियों में श्रेष्ठ आपका उत्तर सही होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कवि पुंगव, मैंने कहा कवि पुंगव, ये मैंने कवि पुंगव कह दिया, तो आप करोगे कवियों में पुंगव, कवियों में पुंगव। पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ, पुंगव का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। आप देखेंगे कवियों में पुंगव, आप देखिए यहाँ उत्तर आपका बी करेक्ट होगा। क्लियर, ओके जी, चलो जी चलो, शानदार। अगला सवाल देखिए आप, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? या डी ऑप्शन भी गलत है, किसने कह दिया डी गलत है? डी तो कतई 100% सही है, 100% सही है। देश के लिए नहीं होती भक्ति, देश की भक्ति होती है। मैंने कहा आपसे देशभक्त, देशभक्त, और ये देश का भक्त है, देश का भक्त है, ये संबंध तत्पुरुष है, देश के लिए नहीं करता कोई भी, देश की भक्ति करता है जो कर रहा है। सेना नायक, सेना का नायक। तो आप देखेंगे अधिकरण तत्पुरुष का नहीं है, घोड़े पर सवार है, जल में मग्न है, लोक में ही प्रिय है, सेना का नायक, ये संबंध तत्पुरुष है। कौन सा है? संबंध तत्पुरुष है। आपका आंसर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। पक्का देश के लिए नहीं होता, मैंने कहा जी देश का ही भक्त होता है, देश के लिए भक्ति नहीं होती, देश की भक्ति होती है। नटों में श्रेष्ठ हेतु उपयुक्त सामासिक पद, ला अभी इसको कर दो, लो राजस्थान में आया ये राजस्थान के एग्जाम का प्रश्न है, ये कर दो ला। तुम कोई सही उत्तर छांट ही नहीं सकता, तुम देशभक्ति की बात कर रहे हो, छांटो ना इसका उत्तर। अब वो जो एग्जामिनर ने माना उस उत्तर को जरूर कर सकते हो तुम, उस उत्तर को कर सकते हो जो माना है, लेकिन इसका सही उत्तर निकाल नहीं सकते। नटों में श्रेष्ठ क्या होता है, इसमें विकल्प ही नहीं है, बोलो। मैं कहता हूं इसमें विकल्प नहीं है, बोलो, लेकिन उसने जो उत्तर मान लिया वो मान लिया। क्या करेंगे तुम इसका उत्तर? हाँ, अरे तुम्हारे नहीं मानने से क्या होगा, देश की भक्ति होगी। गलत करके भले आ जाना एग्जाम में, गलत करके भले आ जाना एग्जाम में। हाँ, नटों में श्रेष्ठ, अब देखो इसका सही उत्तर होना चाहिए नट श्रेष्ठ, ऐसे होना चाहिए था ये। ऐसे अपन ने अभी पढ़ा मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, संत श्रेष्ठ, संत श्रेष्ठ, इस तरीके का इसका जवाब होना चाहिए था, लेकिन ये तो है ही नहीं है। लेकिन उसने, बबलुओं ने ऐसे इसका उत्तर नटेश्वर मान लिया, नटों का ईश्वर। क्यों किया तुमने? नटेश्वर तो है ही नहीं है, लेकिन जबरदस्ती इसका उत्तर ये माना गया है, जबरदस्ती माना गया है, इसका उत्तर नहीं है ये। अब कोई आ तो सरी बहस करने आ, जब पता चले, लेकिन अब बोर्ड ने इसका उत्तर ये माना है, सब इसका उत्तर ये कर रहे हैं, बाकी ये बिल्कुल भी उत्तर नहीं है, इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है, डिलीट होने लायक सवाल है। अगला सवाल देखो, लक्ष्मी शब्द के दो पर्यायवाची शब्द बताओ, दो पर्यायवाची शब्द बताने। लक्ष्मी शब्द के दो पर्यायवाची शब्द, यस। प्रश्न गलत है, लेकिन बोर्ड ने तो सही मान लिया नीलम जी, बोर्ड ने सही मान लिया, उनसे कोई कुछ नहीं कह सकता, उनके जचे जो मानेंगे वो। या बिल्कुल, ये सुशील जी ने सही कह दी बात। उनसे कोई कह नहीं सकता। पद्मा और रमा, ये लक्ष्मी है, काफी भी काफी इसके पर्यायवाची आते हैं, चंचला, तड़िता, श्री, पद्मा, रमा, कमला,
कमला, समुद्र जा। दुनिया भर के इसके पर्यायवाची पड़े हैं। बी आंसर करेक्ट है। कौन शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबंध नहीं रखता है? अंक से संबंधित नहीं है। यस। अब ये ज्यादा होशियार है ना यार, रजनी मैनिकार, ये तो सुशील भाई, ये तो मानेगी थोड़ी, ये ज्यादा पढ़ी लिखी है। अपन तो नॉर्मल है ना, अपन तो वैसे ही पढ़ा रहे हैं। तो अब इनको ज्यादा ज्ञान है तो है, ये काफी जगह पढ़ती है। हाँ यार बिल्कुल। चलिए, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबंध नहीं है? अंक का मतलब भाग्य, अंक का मतलब चिन्ह, और गोद भी होता है। शब्द अंक का मतलब नहीं होता है। डी आंसर आपका करेक्ट है। डी। यस, डी। काफी चैनलों पर देखता हूं मैं इनको, ये बहुत भयंकर पड़ती है भाई। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। पढ़ना भी चाहिए, जरूरी है, ये भयंकर तरीके से पढ़ना चाहिए। सुशील भैया डांट के ला रहे सुशील भैया के चक्कर में आ जाइयो। इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलो, इंद्र, पर्वतरी, सुरपति, मधवा, धुरंधर। पर्यायवाची अब व्याकरण में नहीं करेंगे, ये निहाल मुझको पता है। ये तो साहित्य में ही कर सकते कुछ जो कर सकते हैं वो। व्याकरण में इनकी प्या बोल जाती है। अगर 10 सवाल आ जाए ना, तो 10 सवालों में गिर करके पटाख से गा जाएंगे। पर्वत अरी, ये है पर्वत और ये है अरी। अरी का मतलब होता है शत्रु। तो पर्वतों का शत्रु, ये तो बिजली गिरा के फाड़ देता था इंद्र तो पर्वतों को। तो पर्वतों का शत्रु तो है। सुरपति देवताओं का पति है, और मधवा, मधवा हरण इंद्र है। ये धुरंधर तो अर्जुन है। धुरंधर तो अर्जुन है। बी आंसर है इसका, बी। अब देखो, ये किसने कह दिया धुरंधर अर्जुन का पर्यायवाची है? उस इंद्र का कहां पढ़ लिया तुमने? किया कुछ? जब व्याकरण आती है तब है ना, ये फिर होते हो ऊपर नीचे। एक दो सवालों के उत्तर। कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से कर से संबंध नहीं रखता है? किरण, प्रखर, सूंड, हाथ। कर से संबंध नहीं रखता है। यस, बिल्कुल। व्याकरण श्रेष्ठ होनी चाहिए, शानदार वाली। यही तो मेन जड़ होती है, मेन जड़ होती है। हम्म अबे धुरंधर भी होता है, हम जानते, पुरंदर को भी जानते हम। हम्म हमको ज्ञान मत पिलाओ, पढ़ करके आए हम। हम्म आंसर प्रखर होगा। किरण सही है, सूंड सही है, हाथ सही है। प्रखर का मतलब तो तेज होता है। क्लियर? बी करेक्ट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो जलज से जलज का अर्थ नहीं देता है? कमल, मोती, मछली, नीर। जलज का अर्थ नहीं देता है। 78वां सवाल।
व्याकरण तो बहुत को लेकर डूबती, गलती व्याकरण में होगी। साहित्य में प्रश्न नहीं आएगा तो हम नहीं करेंगे, लेकिन व्याकरण के प्रश्न को करते हैं जबरदस्ती और फिर गलती होती है। और जो डिटेल नहीं पढ़ता वो पार नहीं पड़ती। तुम सोचते हो मैं कहूंगा तो आपको क्या है, बुरा लगेगा। यूट्यूब पर पढ़ने से कभी एग्जाम पास नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। यूट्यूब पर केवल प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। एग्जाम पास करने के लिए चाहे कहीं से भी थ्योरी पढ़ो, लेकिन थ्योरी पढ़नी पड़ेगी आपको। हाँ, इसको कतई अदरवाइज नहीं लेना। हाँ जी, डी आंसर आपका राइट है। कमल जल में जन्म लेता है, मोती जन्म लेता है, मछली जन्म लेती है। नीर का मतलब तो खुद का मतलब ही जल है, पानी है। और डी आंसर आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। यस, तुम कुछ भी नहीं कह सकते। मैं अगर एक सवाल कठिन पूछ लूंगा ना तो आप जवाब नहीं दे सकते। स्वस्वरूप हार में कौन सी संधि है? आप संधि नहीं बता सकते में कौन सी संधि है। कोई संधि का नाम बता दे मुझे, कौन सी संधि है? कोई संधि का नाम बता दे मुझे। व्यंजन, विसर्ग, यण, दीर्घ। संधि नहीं कर सकते, संधि ढंग से। चलिए, पिनाक इनमें से किसका पर्यायवाची है? ऐसे मत करो आएंगे नहीं आएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बंदरा से क्या भाई वृंदावन सुनो होए। मेरे नहीं पढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संसार में और पढ़ाएंगे, दूसरा मास्टर आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको धौंस दूं कि कल से मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल से मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो और जगह बहुत सारी पढ़ी है। पूरा पूरा भारत में हिंदी पढ़ाई जा रही है। पिनाक इनमें से किसका पर्यायवाची है? पिनाक, नाराज, पुष्प, वाण नहीं, कोदंड। सी आंसर करेंगे अपन। यस, और ये स्वस्वरूप उपहार वाला सवाल बता देना। और अगर आप संधि का नाम बताते हो तो इसका विच्छेद बता देना। कमेंट बॉक्स में लिख देना, कोई जिस पे आती है वो कमेंट बॉक्स में इसका संधि विच्छेद लिख देना, जिस पे आता है वो कमेंट बॉक्स में इसका संधि विच्छेद लिख देना। मैं मान जाऊंगा आपको। संधि विच्छेद लिख के भेज देना मुझे। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द अक्षर का समानार्थी नहीं है? अक्षर, अक्षर का समानार्थी नहीं है। आत्मा, आकाश, अमर, अविनाशी। अक्षर का समानार्थी नहीं है। नहीं है पूछा है, नहीं बता सकते भाई, गलत है उत्तर। और तुमको आती है तो कमेंट बॉक्स में क्लास बंद होने के बाद लिख देना, मैं बता दूंगा फिर जवाब। कौन सा शब्द अक्षर का समानार्थी नहीं है? संधि भी बता दोगे तो संधि विच्छेद नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मैंने कहा जी कोशिश मत करो, नहीं होगा, मना कर दिया मैंने एक बार आपसे। बहुत मुश्किल है उसका संधि विच्छेद करना, बहुत मुश्किल है। हर कोई के बस के रोग नहीं है व्याकरण को पढ़ाना बहुत अच्छे तरीके से और पढ़ना। कमेंट में लिख देना। अभी तो गलत दिया जितने लोगों ने उत्तर दिया है। हाँ जी, इसका आंसर क्या दिया आपने? अमर। देखो, अक्षर आत्मा होती है, आकाश होता है, अविनाशी अमर। अक्षर नहीं होता अमर। अमर का मतलब तो जो मरता नहीं है वो देवता होता है, जो मरता नहीं है वो देवता होता है। सी आंसर इसका करेंगे। सी, यस, सी। हाँ बिल्कुल, बताओ, मैं खुश हो जाऊंगा बिल्कुल। मुझे खुशी होगी कि हमारे स्टूडेंट बहुत होशियार है। ठीक है भाई, सी करेक्ट। अगला देखिए, जिसने मुझसे पढ़ी होगी ना कहीं पे भी तो वो इसका उत्तर कर लेगा। नौकर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है?
परिचालक, आर्यपुत्र, भृत्य, अंशज। यस। हाँ तो अच्छी बात है ना, आप बताओगे तो मुझे तो अच्छा लगेगा ना कि आती है, फिर तो मैं भी बताऊंगा ऐसे तो आपको, फिर सबको ही आ जाएगी वो तो। हम्म। नौकर का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? परिचालक, परिचालक तो कंडक्टर होता है, आर्यपुत्र होता नहीं है, अंशज नहीं होता, भृत्य होता है, नौकर, भृत्य, नौकर, सी या सी करेंगे। अगला सवाल, हरि शब्द का अर्थ नहीं है। बड़ा गजब का सवाल आता है ये हरि भाई साहब। ये जो हरि है, हमको ऐसे इनको पढ़ना चाहिए कि हरि घोड़ा को भी कहते हैं, है ना। हरि, हरि आपका विष्णु भी है, हरि आपका कृष्ण भी है, हरि का मतलब बंदर भी है, हरि का मतलब मेंढक भी है, हरि का मतलब सिंह भी है। इसमें क्या क्या दे दिया है। और हरि सूर्य का पर्यायवाची भी है। इस तरीके से बना लोगे ना आप तो नैया पार हो जाएगी बिल्कुल। यार रंग नहीं होता है हरि, ए, है ना, बिल्कुल। बी लिख दिया मैंने, ए उत्तर। इस तरीके से बना बना के पढ़ो, छांट दो, मोस्ट शब्दों को छांट लो, और जब छांट लोगे आप तो उत्तर फटाफट से हो जाएगा। ऐसे छांट छांट के पढ़ो, जैसे कोई आपका अच्छा शब्द आ गया आपके सामने तो उसके सारे पर्यायवाची ढूंढ के डालो और एक जगह लिख दो ऐसे। अब देखो, सूर्य पूछा जाता है, घोड़ा पूछा जाता है, विष्णु कृष्ण तो खैर अपन कर ही लेते हैं, बंदर, मेंढक, सिंह, ये देखो कितने इंपॉर्टेंट शब्द है ये हरि के पर्यायवाची होते हैं। शानदार तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं, है ना। भिक्षुक गो है, राधा जब सो रही थी कमरे में कुंडी लगा के, है ना, तब कहा था कौन द्वार पर, तो उसने कहा हरि मैं राधे। तो राधा जी बोल रही थी बानर को काम यहाँ, बंदर का क्या काम है यहाँ पर। तो हरि के कई सारे अर्थ है। स्त्री शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसको तो कर सकते हैं आप, स्त्री शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तरुणी, प्रमदा, ललाम, ललना। हाँ जी, चलिए। ललाम, ललाम का मतलब लाल होता है। तरुणी, प्रमदा, ललाम, सी आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है भाई, कितने क्वेश्चन हो गए। चलो जी, वह उक्ति जो परंपरा से चली आ रही है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में प्रयुक्त होगी। परंपरा से चली आ रही है, परंपरा से चल रही है, वो कौन है? तो परंपरा जहां शब्द आ जाता है तो आपको दो शब्द याद रख लेने हैं। एक तो परंपरा में अनुश्रुति याद रख लेना है, और अनुश्रुति याद रह जाए तो आप देखेंगे अगला सवाल अपन को याद रखना है किंवदंती। दोनों का उत्तर एक ही होगा बेटा, है ये दोनों का उत्तर। तो आप यहां करेंगे जी बी आंसर, करेक्ट आंसर करेंगे। यस, बी करेंगे। अब देखो, अब भी ये उत्तर दे रहे बहुत सारे। ठीक है, परंपरा से चल रही है, वो अनुश्रुति या किंवदंती होती है, दोनों याद रख लेंगे। पति और पत्नी के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? पति और पत्नी के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? यस, पति पत्नी के लिए प्रयुक्त शब्द बताओ, पति और पत्नी के लिए। या क्लास का टाइम अपन का 9:15 पर रहता है, लेकिन जब मैराथन होगी ना तो ये 8:15 पर होती है।
8:15 PM। मैराथन होगी, ये मैराथन होगी ना, मैराथन, तब तो 8:15 रहेगा। और सादा टाइम ये साधारण अपन 9:15 पर क्लास रखते हैं, हमेशा से यही चल रहा अपना, सवाया टाइम रहता अपना। हाँ जी, तो कितने लोगों ने उत्तर सही दिया है मैं तो ये देखना चाह रहा हूँ। ए, सी और बी, ए, सी, बी उत्तर ज़्यादातर आ रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर है। हाँ, जो पति में दम भर देगी, सुशील को याद आ गया ना, यही तो अपनी ट्रिक होती है, फटाक से याद आएगा उत्तर एकदम। अलीसा सिंह गलत है, गलत है, गलत है जी, नहीं गलत है जी, गलत है। बी आंसर करेक्ट है आपका। ठीक है, चलो 90 कर लेते हैं, है ना। सौभाग्यशाली शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त है? अब मैं भी सुबह से पढ़ा रहा हूँ यार, थक गया अब, बिल्कुल कतई थक गया, टूट गए मेरे तो अब। सौभाग्यशाली शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? सौभाग्यशाली कौन सा, कौन से में, किधर दिखा? हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो गलत है ना, वो तो गलत है। जब गलती आ जाए तो क्या फर्क पड़ा, उत्तर तो बी है ना, सही तो सही है ना, सही वाला तो सही है ना। गलत है बेटा, दंपति है, दंपति में बड़ा बड़ा ती होगा, है ना। सौभाग्यशाली, गुड, गुड आंसर होगा। अरे शांति जी, आपका नाम क्यों लूंगा, आप तो बिल्कुल शांत हो ना, इसलिए ये आंसर करेक्ट होगा। आप तो बिल्कुल शांत हो इसलिए नहीं। चलो, देश सेवा करने की इच्छा के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? देश सेवा या सेवा करने की इच्छा, देश सेवा नहीं है, केवल ही सेवा करना है। सेवा करने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? सेवा करने की इच्छा, सेवा कामक, सेवेच्छा, सेवा कामी नहीं है, यह होता है शुश्रूषा, सेवा करने की इच्छा। और सेवा करने का इच्छुक शुश्रूषु होता है। ए करेंगे, ए गलत कर रहे हो आप, सी, ए करना है। आधी रात का अर्थ द्योतक शब्द किस क्रमांक में है? आधी रात, मेनका दीदी को लग रही भूख, सो गई मेनका दीदी। आधी रात का अर्थ द्योतक शब्द कौन सा है? तो यहां करेंगे आप निशीथ, ये आंसर है। ऐसे गुस्से में हो रहे मुझसे, जैसे मैं आपसे कुछ बता रहा हूं कि बांट के ले जा रहा हूं संपत्ति है। किंवदंती शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश कौन सा है? तो मैंने अभी जस्ट बताया था इसको, इसको कर सकते हो फटाक से एक आप, किंवदंती। यस, ये आ गया ना, प्रश्न कर लेना, ये किंवदंती, ये कर लो, ये आ गया प्रश्न। करो उत्तर इसका। लोगों द्वारा कही जाती है, नहीं है क्या? इसका पता नहीं है, लोक प्रचलित कथन के रचनाकार पता नहीं है, आप करेंगे इसका बी, जो परंपरा से प्रचलित है। अभी बताया था मैंने, अनुश्रुति और किंवदंती एक ही होती है। बी आंसर करेंगे इसका, है ना। यस, मरने की इच्छा क्या कहलाती है? तो कर लेंगे सब आप, ये मरने की इच्छा है, ये मरने की इच्छा मुमूर्षा होती है। तो बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है।